नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाया और ममता बनर्जी धरने पे आ गई। क्या है पूरा माजरा, इसको समझते हैं। इसके साथ साथ ये भी समझना महत्वपूर्ण है किस तरीके से चुनाव आयोग लगातार विपक्ष के ऊपर ही आक्रामक दिखाई पड़ता है और सत्तारूढ़ पार्टी को कहीं ना कहीं नरमी बरतता है। तो क्या है इन सभी चीजों की वजह और क्या है असली वजह जिसके वजह से चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगाया, सभी चीजों को थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत किया और कहा कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कम्युनल हार्मोनी को तोड़ना चाहती हैं, कम्युनल हार्मोनी को ब्रेक करना चाहती हैं। उसके बाद चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और चुनाव आयोग अपने संज्ञान में ये पाता है कि ममता बनर्जी आचार संहिता का उल्लंघन की हैं। उसके बाद ममता बनर्जी के ऊपर चुनाव आयोग एक्शन लेता है और एक्शन लेते हुए उनके 24 घंटे के चुनाव प्रचार प्रसार पे रोक लगा देती है। कल ये रोक सोमवार रात 8 बजे यानी कल रात 8 बजे से आज रात यानी मंगलवार रात 8 बजे तक के लिए लगाया गया है। लेकिन इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने अपना मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी कोलकाता के गांधी मूर्ति मैदान में जाके इसके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठ गई। ममता बनर्जी अभी भी व्हील चेयर पे हैं। वो व्हील चेयर पे होते हुए वहां बैठी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोली हैं। क्या है पूरा माजरा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्या असल में ये आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है जिसके तहत चुनाव आयोग ये कार्रवाई कर रहा है। इन सभी पहलुओं को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद प्रधानमंत्री मोदी किस तरह के शब्दावलियों का प्रयोग बंगाल चुनाव में किए हैं और उसके बाद चुनाव आयोग खामोश रहा है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर है इसको आप सब लोग समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया ममता बनर्जी को, जिसमें कहा गया कि उनके चुनाव प्रचार प्रसार पे 24 घंटे के लिए रोक लगाया गया। नोटिस में यह कहा गया कि चुनाव आयोग को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 3 अप्रैल को ममता बनर्जी ने हुगली के तारकेश्वर की चुनावी रैली में मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि उनका वोट विभिन्न दलों में बंटना नहीं चाहिए। अगर कोई नेता ऐसा कह रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर कि उनका वोट विभिन्न दलों में बंटना नहीं चाहिए, तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन होता है कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसके विपरीत जो कुछ भी हो रहा है बंगाल में, क्या वो सब आचार संहिता का उल्लंघन है कि नहीं, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। किस तरीके से बहुत सारा वीडियो हम सब लोग ने आपको दिखाया है कि बंगाल के अंदर सीआरपीएफ लोगों को रोक रही है कि वो वोट ना करें, लेकिन लोग फिर भी वोट कर रहे हैं। तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग इस पे कोई संज्ञान नहीं लेगा? बहुत सारे सवाल हैं और कुछ पिछली तस्वीरें भी आप सब लोग को दिखाएंगे, जिस तस्वीर को देखने के बाद शायद आप सब लोग भी सोचेंगे कि किन के हाथों में हमने सत्ता को सौंपा है। सबसे पहले इसको आप सब लोग समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पाया है कि उनका भाषण जनप्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, यानी ममता बनर्जी का भाषण आचार संहिता के कानूनों का उल्लंघन करता है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि उनके चुनाव प्रचार प्रसार पे रोक लगाना पड़ गया? ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और बंगाल के अंदर विपक्षी दलों में सबसे बड़ी नेता हैं और उनके ऊपर चुनाव प्रचार प्रसार का रोक लगाया जा रहा है। बहुत सारे इसके पहलू हैं और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आके ऐसे कदम उठा रही है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। ये कहा जा रहा है और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ये मानना है कि सत्तारूढ़ पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर हावी है और चुनाव आयोग उसी के दबाव में आके ये सारे कृतज्ञ कर रहा है। ममता बनर्जी का आप सब लोग ये ट्वीट देखिए। ट्वीट में साफ तौर पे ममता बनर्जी अपनी निराशा जता रही हैं और लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही हैं। ट्वीट में ममता बनर्जी साफ तौर पे लिखी हैं कि टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आई विल सिट एट धरना टुमारो एट गांधी मूर्ति कोलकाता फ्रॉम 12 नून, मतलब दोपहर 12 बजे से वो धरने पे बैठेंगी, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार पे उनके रोक लगा दिया है। तो वो धरने के जरिए अपना एक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने का काम कर रही हैं। तो चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? इसके पहले आप सब लोग को हम एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी कह के संबोधित करते हैं।
ये बात केवल ममता बनर्जी की नहीं है, ये बात है पूरे देश की आबादी की 50% महिलाओं की, जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी इन शब्दावलियों का प्रयोग कर रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। साथियों, पश्चिम बंगाल को दीदी की सरकार की दुर्नीति ने ईज ऑफ क्राइम, ईज ऑफ लूट दिया। बीजेपी सरकार ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आशोल परिवर्तन देने वाली है। लेकिन चुनाव आयोग इस पे खामोश रहता है, कोई संज्ञान नहीं लेता है। चुनाव आयोग को बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जब इस बात को कहती हैं कि अल्पसंख्यकों का वोट बंटना नहीं चाहिए, चुनाव आयोग तुरंत संज्ञान लेता है और उनके ऊपर 24 घंटे का चुनाव प्रचार प्रसार का रोक लगा देती है। साथ साथ ये भी समझना सबसे ज्यादा दिलचस्प है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर जय श्री राम की उम्माद से बढ़ रही है और फल फूल रही है। यह भी समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चुनाव आयोग इस पे खामोश है। चुनाव आयोग को लगता है कि ये सारी बातें ऐसी हैं जो चुनाव में की जा सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो चुनाव के दरमियान नहीं कहा जा सकता और वो आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के द्वारा ममता बनर्जी के इस बयान को भड़काऊ बयान कहा गया है, और जब जय श्री राम के नारे लगते हैं बंगाल के अंदर और बंगाल की सियासत जय श्री राम के नारों से गूंज उठती है, तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो चुनाव आयोग के दरमियान सामने खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से ईवीएम को लेकर लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसके साथ पे बट्टा लग रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आके काम कर रहा है और सरकार की नुमाइंदगी करने का काम कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। विपक्षियों को घेरने का काम चुनाव आयोग क्यों कर रही है और सत्तारूढ़ पार्टी के अनुकूल चुनाव आयोग क्यों चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुस्लिमों को लेकर ऐसी राजनीति क्यों हो रही है बंगाल के अंदर, इसको भी समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुस्लिमों के बारे में बंगाल में खासतौर पे ये कहा जाता है कि उसका एकजुट वोट बैंक जो है वो टीएमसी को मिलता है, और तृणमूल कांग्रेस भी लगातार इस वोट बैंक को समेटने की कोशिश करती है। ना कि तृणमूल कांग्रेस, इसके पहले जो भी सत्ता में रहे, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी इस वोट बैंक को समेटने का काम करते हैं। लेकिन ये जो वोट बैंक है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉस है मुस्लिम वोट बैंक का, ये तृणमूल कांग्रेस को हो, इसके जरिए तृणमूल कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए बंगाल के 4 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद अजहरुद्दीन ओवैसी यानी एआईएमआई की एंट्री भी कराई गई है। इसके पीछे भी बहुत सारे पहलू हैं। ये कहा जा रहा है कि एआईएम जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी की तरह काम करती है, जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो तुष्टीकरण नहीं कर सकती है और मुस्लिम वोट बैंक से उसको काफी ज्यादा दिक्कत पहुंच सकती है और वो सत्ता से दूर हो सकती है, वहां पे एआईएम को लाया जाता है और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करा दिया जाता है। यही किस्सा बिहार में हुआ और यही किस्सा पश्चिम बंगाल में दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलतन पश्चिम बंगाल में एआईएमआई को लाया गया और जिसके जरिए ममता बनर्जी को काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और ममता बनर्जी इन्हीं चीजों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बंटना नहीं चाहिए। लेकिन इस बयान को लेकर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है और इस बयान को भड़काऊ बयान बताया जाता है
और ममता बनर्जी के ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग उनके चुनाव प्रचार प्रसार पे 24 घंटे का रोक लगा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक देश में कहीं से भी इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में ये एक प्रक्रिया रही है और सभी पार्टियां आज तक इस चीज को आजमाती रही हैं कि वो जो अल्पसंख्यक वोट है उसको कैसे समेटा जाए, उसको कैसे एकजुट किया जाए और उसके जरिए सत्ता में बरकरार रहा जाए। लेकिन जो अल्पसंख्यकों का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर हमेशा रहता है और भारतीय जनता पार्टी को इसी मलाल के कारण वो इन चीजों को गढ़ती है, इन चीजों को बुनती है, जिसके तहत विपक्षी पार्टियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय क्या है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।